बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट टाइम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को स्टार्ट किया था। इसका थोड़ा सा भी देखें। डेफिनेशन थी इसकी हमारे पास कि हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है वो किसी गाने सोल्यूशन जो है उसका टाइट्रेशन का जो रिएक्शन है उसके एंड पॉइंट को जो है वो कंडक्टेंस की हेल्प से नोट करते हैं। दैट इज़ द मेथड of titration in which end point is detected by measuring the change in electrical conductance of solution being titrated। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमारा जो एनालाइट्स है वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो, डेट उसके अंदर आयन मौजूद हो और उसके अंदर ये टेंडेंसी भी होनी चाहिए कि एंड पॉइंट के ऊपर उसकी कंडक्टेंस जो है वो शार्पली डेट इज एप्रेसिबली चेंज होनी चाहिए। फिर हमने देखी कि इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन दैट इज़ टाइप थी। ये मुख्तलिफ टाइप्स के नाम आपने उस दिन देखे थे। इनमें जो फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन, ये हमने डिटेल से देख ली थी। अब आगे ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। अच्छा, अब इनमें जो आज का लेक्चर है बेसिकली यहाँ से है रिप्लेसमेंट दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो अब डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट हम मीनिंग वर्ड हैं, दैट इज़ एक्सचेंज करना, एक आइन की जगह पर दूसरा आइन आ जाए। जिस तरह भी आपकी क्लास 8th सेमेस्टर में है तो आप लोग चले जाएंगे, बाद में 8th सेमेस्टर में कोई और क्लास आ जाएगी तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें कैटेगरी हैं हमारे पास। जिस तरह फर्स्ट कैटेगरी है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ तक पढ़े, इसकी एग्जांपल बनती है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन का साल्ट है। अच्छा, इस साल्ट का हम रिएक्शन करवाएं, आगे टाइट्रेशन करवाएं स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ। ये टाइट्रेशन रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एरोहाइड आ गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl बना रहे हैं। इसमें एक दो पॉइंट तरह फोकस कीजिएगा। आपके बीकर के अंदर अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे बेरुट में मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब होगा क्या, जब टाइट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे, बेरुट से आने वाले सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों क्या करेंगे, बेरुट से आने वाले हाइड्रोक्सल आयन, ये वाले हाइड्रोक्सल आयन बेरुट वाले इस अमोनियम आयन के साथ जो है वो कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे, जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू होगा। टू बी फोकस, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर आयनिक फार्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है ये 100% आयनिक फार्म में नहीं होगा। यहाँ इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि अमोनियम आयन लग हैं, हाइड्रोक्साइड लग रहा है, नहीं, आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, दैट इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। मैं मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये 60% जो है वो सॉल्युबल है, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो था वो 80% सॉल्युबल था। मतलब ये है कि अगर लेट्स यहाँ पर हमारे जो हैं वो 10 अमोनियम आयन फ्री थे, तो बाद में जब हाइड्रोक्सल आयन आएंगे तो वो हाइड्रोक्सल आयन अमोनियम आयन के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे और एक लेस सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देंगे, जिससे हमारे बीकर वाले सोल्यूशन में अमोनियम आयन, फ्री अमोनियम आयन की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होना शुरू हो जाएगी? क्योंकि हाइड्रोक्सल ने अमोनियम आयन के साथ बॉन्डिंग करके जो है वो पार्शली इनसॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्सल आयन के बीकर में आने से फ्री अमोनियम आयन की तादाद कम होना शुरू हो गई। और याद रखना है, जो बीकर में ऊपर से ब्यूरेट से हाइड्रोक्सल आयन आ रहे हैं वो भी फ्री नहीं हो रहे, वो हाइड्रोक्सल आयन भी अमोनियम आयन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। डैट इज़ हम कह सकते हैं जब ये रिएक्शन होगा उस वक्त बीकर में मौजूद फ्री अमोनियम आयन की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी और बेरुट से आने वाले हाइड्रोक्सल आयन जो कि हाई कंडक्टिविटी के आयन हैं वो बीकर में आकर शुरू में फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि वो जो है वो लेस आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी साथ बीकर में पहले भी क्लोराइड था, अब भी क्लोराइड है। और क्या चेंज है, बेरुट से सोडियम आयन आ रहा है, ठीक है,
सोडियम आयन आएगा वो बीच में ही बीकर में रहेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे बीकर में अमोनियम आयन जो है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, सोडियम आयन की कम है। इसका मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन हाई कंडक्टिविटी वाले फ्री आयन जो हैं दैट इज अमोनियम आयन, वो उनकी तादाद कम होती जाएगी और ब्यूरोट से आने वाले लेस कंडक्टिविटी वाले सोडियम आयन की तादाद बढ़ती जाएगी। इस चीज़ बात को जो मैंने बोला है आप एक दो बार सुनिएगा मेरी वॉइस को तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं मज़ीद इसको यहाँ ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए इससे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ अमोनियम आयन बाय सोडियम आयन। पहली बार रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि फ्री आयन की बात हो रही है। जब टाइट्रेशन शुरू नहीं हुई थी उस वक्त फ्री अमोनियम आयन जो थे वो ज़्यादा थे, बाद में फ्री अमोनियम आयन कम होते जाएंगे क्योंकि उन अमोनियम आयन के साथ हाइड्रोक्सल का बॉन्ड बनता जाएगा। हाँ, फिर सोडियम आयन ये किधर से आ रहे हैं, ये ऊपर ब्यूरोट से आ रहे हैं, इनका तो बॉन्ड नहीं बन रहा क्लोराइड के साथ। तो ओवरऑल ये है कि हमारे बीकर के अंदर फ्री अमोनियम आयन की तादाद कम होती जाएगी लेकिन फ्री सोडियम आयन की तादाद बढ़ती जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि उस दौरान हमारा बीकर हाई कंडक्टिविटी वाले अमोनियम आयन जो है उसकी तादाद उसमें कम हो रही है और लो कंडक्टिव वाले सोडियम आयन की तादाद बढ़ रही है। तो ओवरऑल क्या है कि बीकर में जो है वो कंडक्टिविटी वाले आयन की तादाद कम हो रही है, इसलिए ये ग्राफ नीचे को आता जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इतने शार्प ग्राफ नहीं बनेगा, ये जो मैंने तस्वीर ली किस जगह से, ये अब पता है इस तरह कर्व सा बनना शुरू हो जाएगा इसका। अब अगला हिस्सा सोचेंगे यहाँ क्यों ऊपर को जा रहा है। जब बीकर में मौजूद तमाम अमोनियम आयन जो हैं वो हाइड्रोक्सल के साथ बॉन्डेड फॉर्म में चले जाएंगे ऑलमोस्ट, यानी जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, उसके बाद ये ग्राफ इसलिए ऊपर जा रहा है कि ब्यूरोट से एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। अब सोडियम आयन भी फ्री हैं, हाइड्रोक्सल भी फ्री हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन हाइड्रोक्सल का किसी अमोनियम आयन से बॉन्ड नहीं बन रहा, ये फ्री हैं और ये हाई कनेक्टिविटी के आयन हैं, इसलिए ग्राफ हमारा ऊपर को चलता जाएगा। बाकी आप यहाँ जो कर्व बनेगा वहाँ से फिर इन दो लाइनों को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, यहाँ से जो है वो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे इसमें ये वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, और आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, अब इसी की एक और टाइप है, वो है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडियम एसीटेट वर्सेज HCl रिएक्शन आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सोडियम एसीटेट एक काफ़ी सॉल्युबल हाईली सॉल्युबल साल्ट है। जब टाइट्रेशन होगी ब्यूरोट से आने वाले प्रोटॉन एसीटेट आयन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब एसीटेट आयन की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और ये जो क्लोराइड आयन आएंगे ब्यूरोट से, ये बीकर के अंदर फ्री होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं कह सकता हूँ जब ये रिएक्शन होगा हमारे बीकर में मौजूद लेस कंडक्टिविटी वाले एसीटेट आयन की तादाद कम होती जाएगी, ये लेस कंडक्टिविटी वाले, और हायर कंडक्टिविटी वाले क्लोराइड आयन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब ओवरऑल बीकर के अंदर हायर कंडक्टिविटी वाले आयन जो है वो इंक्रीज़ होंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगी। अच्छा, आप इसका ग्राफ देखिए ना, शुरू में वो ऊपर को जाता है ये, जबकि पहला केस जो पढ़ा वहाँ ग्राफ नीचे को आया था। अब उसमें और इसमें फ़र्क एक यही है, वहाँ शुरू में हाई कंडक्टिविटी वाले अमोनियम आयन थे और वो रिप्लेस हो रहे थे किससे, लो कंडक्टिविटी वाले सोडियम आयन से, तो ओवरऑल पे वहाँ कंडक्टेंस कम हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शुरू में लेस कंडक्टिविटी वाले एसीटेट आयन थे और बाद में ब्यूरोट से क्या आ रहे हैं, हाई कंडक्टिविटी वाले क्लोराइड आ रहे हैं। तो ओवरऑल बीकर में जो है वो आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए कंडक्टेंस शुरू से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर को जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर आप देखेंगे शार्पली कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ आपका कहीं रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा, डैट इज़ आपके सारे एसीटेट जो होंगे उनको प्रोटॉन मिल जाएंगे और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद जब एसीटेट ख़त्म हो जाएंगे फिर बीकर्स में आने वाला HCl जो ब्यूरोट से आ रहा होगा उसके प्रोटॉन फ्री रहेंगे बीकर में, और क्योंकि प्रोटॉन हाई कंडक्टिविटी के आयन है इसलिए कंडक्टेंस ओवरऑल जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये भी कर्व बनेगा, यहाँ पे ऐसे शार्प नहीं इस तरह होगा, इसको ऐसे बनाएंगे नहीं, आप कर्व की फॉर्म में बनाएंगे, फिर उनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से आप जो है इसका जो वॉल्यूम है उसको नोट कर लेंगे HCl का जो यूज़ हुआ है।
आगे फार्मूला अप्लाई करके आप फिर कंसनट्रेशन जो होगी उसको फाइंड कर लेंगे। किसकी कंसनट्रेशन आप फाइंड करेंगे? सोडियम एसीटेट की। वो आपको आइडिया है कि जो सोल्यूशन हम बीकर में लेते हैं कंडक्टोमीटर टाइट्रेशन में, वही हमारा अननोन सोल्यूशन होता है जिसकी कंसनट्रेशन हमने फाइंड करनी होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। अब इसकी एक एग्जांपल है, ये फेरस सल्फेट जिसका सिर्फ फेरस आयन लिखा गया है, और ये पोटाशियम डाइक्रोमेट का सिर्फ डाइक्रोमेट आयन लिखा हुआ है। ये प्रोटॉन है। आपको आइडिया है कि ये टाइट्रेशन हम एसिडिक मीडियम में परफॉर्म करते हैं। ये प्रोटॉन सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं जो हम डालते हैं। और ये टाइट्रेशन कैसे की जाती है? ब्यूरेट के अंदर होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन, और बीकर में डेट इज कोनिकल फ्लास्क में फेरस सल्फेट का सोल्यूशन होता है, और उसके अंदर हमने H2SO4 डाला होता है। HCl नहीं कहेंगे, H2SO4 है। वो आपको रीज़न पता होगी कि हम इसमें HCl क्यों नहीं यूज़ करते। रिडॉक्स टाइट्रेशन जो ये वाली है। अच्छा, नहीं हो अपना माइंड बनाएं कि आपके बीकर में फेरस आयन है और सल्फ्यूरिक एसिड वाले प्रोटॉन है, और बीकर उसमें ब्यूरेट में क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट है। ये डाइक्रोमेट के आयन ब्यूरेट से आने हैं। अच्छा, रिएक्शन होगा, फेरस जो था वो ये फेरिक में कन्वर्ट हो गया, और ये डाइक्रोमेट जहाँ पे क्रोमियम +6 की स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 में है, ये क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो गया और साथ वाटर बन गया। अच्छा, ग्राफ देखना हमने क्या है। हमारे बीकर में फेरस 2 आयन की तादाद कम होती जाएगी, जबकि फेरिक Fe+3 की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट इज़, अब ये चीज़ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जो फेरिक आयन है इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इनकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, इनकी मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि इनको वाटर मालिक्यूल ज़्यादा तादाद में घेरेंगे। फेरिक आयन जो है वो स्लोली मूव करेगा, दैट इज़ की कंडक्टिविटी कम है। जबकि जो फेरस+2 है इस पे चार्ज कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, इसको वाटर मालिक्यूल कम घेरते हैं। ये आयन जो है ये लेस बल्कि है, ये तेज़ मूव करता है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। मैंने रीज़न भी दी, टू द पॉइंट भी है कि Fe+2 की कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि Fe+3 की कंडक्टिविटी जो है वो कम है। सेम यहाँ पर भी अब देखें, ये जो आयन आ रहा है इसमें -2 का चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, साइज़ बहुत बड़ा है। जबकि इस आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, साइज़ बहुत कम है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मोबिलिटी भी कम है। दैट इज़ इस रिएक्शन के दोनों जो प्रोडक्ट हैं इनकी कंडक्टिविटी कम है, जबकि ये दोनों रिएक्टेंट की कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अच्छा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो बीकर में जो है कंडक्टिविटी जो है सोल्यूशन की वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम हो रही है? और सुनना, हायर कंडक्टिविटी वाले Fe+2 के आयन जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं लोअर कंडक्टिविटी वाले Fe+3 के आयन में। एक रीज़न ये। दूसरा, बीकर में मौजूद जो प्रोटॉन हैं H2SO4 वाले, वो भी रिएक्शन में कंज्यूम होकर न्यूट्रल वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है प्रोटॉन हाई कंडक्टिविटी के आयन है, प्रोटॉन की तादाद कम होने से भी कंडक्टिविटी फिर क्या है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस तरह करते करते हमारे सारे Fe+2 आयन जब ख़त्म हो जाएंगे, ये डेट हम यहाँ पहुँच जाएंगे टाइट्रेशन कर्व में इस जगह पे, फिर ग्राफ क्यों हॉरिजॉन्टल हो गया। अब उस वक्त दैट इज़ एट एंड पॉइंट ब्यूरेट से आने वाले डाइक्रोमेट आयन ही बीकर में सरवाइव करेंगे, रहेंगे, तो क्या कंडक्टिविटी बढ़नी नहीं चाहिए? क्यों नहीं बढ़ती? ऐसे ग्राफ ऊपर को जाए यहाँ से। जवाब, एक्सेस डाइक्रोमेट आयन जब अपेयर होंगे तो ये आयन इन पे देखा जाए इनका साइज़ बहुत बड़ा है, इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, ये बहुत लो कंडक्टिविटी का आयन है, बहुत लो कंडक्टिविटी का आयन है। तो इसलिए बेशक डाइक्रोमेट आयन वहाँ पे एक्सेस में होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपनी पुअर और लोअर कनेक्टिविटी की बेस पे वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट पीएच को इसको कंडक्टेंस को चेंज करने में कामयाब नहीं होंगे। इसी ग्राफ तकरीबन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बाकी बेटा यहाँ पर भी कर्व बनेगा ऐसे, फिर उन दोनों को आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो यहाँ नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप यूज़ होने वाले डाइक्रोमेट आयन के सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे अननोन सोल्यूशन हमारा फिर भी Fe+2 के आयन का सोल्यूशन होगा, जो FeSO4 ही होता है मोस्टली। दैट इज़ अननोन कंसनट्रेशन आप FeSO4 की ही मालूम करेंगे। अच्छा, इस तरह हमारे पास प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। अब इसमें एग्जांपल आती है सिल्वर नाइट्रेट और KCl। ब्यूरेट में सिल्वर नाइट्रेट है, बीकर में KCl है। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट 100% सॉल्युबल है। तो अब होगा क्या, जैसे ही ब्यूरेट से सिल्वर नाइट्रेट नीचे गिरेगा,
AgCl के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे। और बीकर में ये पोटाशियम नाइट्रेट आयनिक फॉर्म में होगा, इस तरह बांड नहीं बना होगा। पोटाशियम आयन अलग होगा, नाइट्रेट आयन अलग होगा। पहले बीकर में क्या था, देखिए पहले बीकर में था KCl, यानी कि पहले बीकर में पहले भी पोटाशियम आयन फ्री था, अब भी पोटाशियम आयन फ्री है। पहले बीकर में क्लोराइड था, अब बीकर में क्या आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है। तो अब है कि इन क्लोराइड और नाइट्रेट में की कंडक्टिविटी को हमने कंपेयर करना है। क्लोराइड की कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, नाइट्रेट की कंडक्टिविटी कम है। तो इसका मतलब बीकर में मौजूद हायर कंडक्टिविटी वाला क्लोराइड आयन जो है, सॉरी, क्लोराइड की और नाइट्रेट की कंडक्टिविटी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि बीकर में पहले ही पोटाशियम है, जैसे मैंने बताया, उसके लिहाज से कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। क्लोराइड और नाइट्रेट जो हैं दोनों की कंडक्टिविटी भी आलमोस्ट सेम है। तो बीकर में मौजूद जो कंडक्टिविटी है आयन की वो आलमोस्ट सेम है, इसलिए ये ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। जब बीकर में सारे क्लोराइड ख़त्म हो जाएंगे ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, उसके बाद क्या होगा, बेरोड से गिरेगा सिल्वर नाइट्रेट। तो उस वक्त ये ग्राफ ऊपर को जाने की वजह क्या है, सिल्वर आयन की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। पहले सिल्वर फ्री फॉर्म में थे ही नहीं, प्रेसिपिटेशन में जा रहे थे। अब सिल्वर आयन भी आ रहे हैं और नाइट्रेट आयन जो हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी फ्री फॉर्म में हैं। तो ये वजह जो है यहाँ ग्राफ के ऊपर जाने की, वो हम यही कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन है। ये लिखा हो ना एडिशन, एडिशन किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की है। बाकी यहाँ पर भी कर्व बनेगा, आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, आप नीचे से जो है सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होने वाला वॉल्यूम जो है वो उसको नोट कर लेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बस सिंपल सा पॉइंट है कि बीकर में पहले फ्री आयन थे पोटाशियम और क्लोराइड के। जब टाइट्रेशन स्टार्ट हुई, पोटाशियम पहले भी फ्री था, बाद में फ्री रहेगा। चेंज क्या आ रही है, क्लोराइड की जगह पे नाइट्रेट आ रहे हैं। ठीक है, जितने क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं सिल्वर के साथ, उतने नाइट्रेट फ्री फॉर्म में आ रहे हैं। विद क्लोराइड और नाइट्रेट की कनेक्टिविटी सेम है, तादाद भी सेम है, आलमोस्ट कनेक्टिविटी भी सेम है, तो इसी कंडक्टेंस में कोई ख़ास चेंज नहीं आ रही। फिर क्यों आखिर में बढ़ गई, आफ्टर एंड पॉइंट ब्यूरोड से आने वाला सिल्वर आयन वो भी फ्री है, आयन है वो भी, और नाइट्रेट भी आ रहे हैं। इस तरह दो नई स्पीशीज जो हैं उनकी तादाद बढ़ेगी। नाइट्रेट की भी, नाइट्रेट पहले ही फ्री थे याद रखें, लेकिन एंड पॉइंट के बाद उनकी तादाद तो बढ़नी है ना मज़ीद। और सिल्वर आयन पहले नहीं थे एंड पॉइंट के बाद, लेकिन वो एक अब अपनी अपीयरेंस देंगे। इस वजह से फिर दो डिफरेंट टाइप के नाम की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस तरह इसकी एक और कैटेगरी है टाइट्रेशन विच, ठीक है, जिसमें हमारे दो प्रोडक्ट दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट हो जाए। जैसा ये देखें, मैग्नीशियम सल्फेट बीकर में है, ब्यूरेट में बेरियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। लेकिन ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 100% प्रेसिपिटेट नहीं होना, ठीक है, जैसा यहाँ नज़र आ रहा है ऐसा नहीं है, ये लेस सॉल्युबल फॉर्म में होगा, यानी होगा सॉल्युबल थोड़ा होगा, इसको वीक बेस में शुमार करते हैं। अच्छा, ग्राफ इसका कैसा होगा, ये हिस्सा ग्राफ का नीचे को आ रहा है। इसके नीचे आने की वजह ये है कि बीकर में मौजूद जो हमारे आयन थे, कौन से आयन थे हमारे, मैग्नीशियम आयन थे हमारे, और कौन से आयन थे जी, हाँ मैग्नीशियम। बीकर में मौजूद हमारे मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन दोनों प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। मैग्नीशियम का बांड बन रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, और बेरियम का बन रहा है सल्फेट के साथ। दोनों टाइप की आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, दोनों की तादाद कम हो रही है, कंडक्टेंस कम हो रही है, होती रहेगी जब तक रिएक्शन ख़त्म नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा, फिर अगली बार तक कंडक्टेंस क्यों बढ़ना शुरू होगी। अब इस वक्त जब हम ऊपर से बीकर में एक्सेस में जो है वो इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अब बेरियम आयन वो भी फ्री है, उससे आने वाला हाइड्रोक्साइड भी फ्री है, तो दोनों टाइप के आयन के फ्री होने की वजह से
ठीक है, ये कंडक्टेंस हमारी सोल्यूशन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आप इन दोनों को एक्स्ट्रा प्लाट करके यहाँ कर्व सा बनेगा, यहाँ से वो एक एंड पॉइंट नोट करेंगे और वॉल्यूम बेरियम हाइड्रोक्साइड को नोट कर लेंगे। फार्मूले में पुट करके आप अननोन सोल्यूशन जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट का होगा उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। तो बेटा ये आज का लेक्चर यहाँ तक था। इसको आप लोग और से 2-3 बार सुने, फिर भी कोई आपको मतलब आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।